हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ में। इस लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन जो है वो तो आप बुक से देख सकते हो, लेकिन उसमें कहा क्या गया है इस चीज को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर एक चार्ज है से प्लस क्यू और उसके सराउंडिंग में कुछ और चार्जेस प्रेजेंट है, से फॉर एग्जांपल ये तीन चार्जेस मान लीजिए उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है प्लस कैपिटल क्यू पे Q1 जो है एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग नाम दे देते हैं F1। ठीक उसी तरीके से माइनस Q जो है वो भी प्लस क्यू पे एक फोर्स लगाएगा जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं F2। ठीक उसी तरीके से Q3 जो है, चार्ज Q3 ये भी जो है कैपिटल Q पे एक फोर्स लगा रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है और इसका हम लोग नाम दे देते हैं F3। तो आप देखिए कि प्लस क्यू के सराउंडिंग में जो ये तीन चार्जेस हैं, ये तीनों ही इस प्लस क्यू के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो प्लस क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज जो है वो होगा F। और ये F कैसे मिलेगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यहां पे हम लोगों ने तीन चार्ज लिया है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस कंसेप्ट में, इस प्रिंसिपल में एक और बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि Q प्लस Q पे जो प्लस Q1 फोर्स लगा रहा है वो है F1। तो ये F1 का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चार्जेस की मौजूदगी के वजह से। या कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पे Q2 और Q3 जो चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के वजह से Q1 जो चार्ज प्लस Q पे एक्सर्ट करेगा जो कि F1 है, इसके मैग्नीट्यूड पे इनकी मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से F2 जो फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके और इसके मौजूदगी के वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच का इंटरेक्शन जो है, यानी फोर्स जो है, वो सिर्फ इन दोनों चार्जेस पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी F1 जो है सिर्फ इस पे और इस पे डिपेंडेंट है, बाकी ये लोग जो यहां मौजूद हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये दो बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। पहला, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस which are exerted by the different charges on plus q। और दूसरा चीज, इंडिविजुअल दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स पे बाकी चार्जेस का जो प्रेजेंस है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होने के बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स
सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल आज का वो कुछ इस तरह से है। यहां पे एक पिचबॉल है जो कि फिक्स्ड है, इसका हम नाम दे देते हैं डी। ये जो पिचबॉल है ये फिक्स्ड है, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर एक और पिचबॉल है ए जो कि फ्री है। ध्यान दीजिएगा, ये पिचबॉल जो है वो है फ्री है, फ्री टू मूव। और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये जो पिचबॉल है इसका मास जो है वो है 8 ग्राम और इस पे जो चार्ज है वो आप नोट कर ले 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप बी को किस नेचर का और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज देंगे कि ये जो पिचबॉल ए है ये 5 सेंटीमीटर के हाइट पे एकदम स्टेबल हो जाए, यानी एकदम स्थिर रहे। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में जो है, जो भी गिवन है वो है हमारे पास। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बी को हम किस नेचर का चार्ज देंगे और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज देंगे ताकि ए जो है 5 सेंटीमीटर के हाइट पे एकदम इक्विलिब्रियम में रहे या स्टेबल रहे, यानी ना वो नीचे आए ना वो ऊपर जाए। तो ये जो बॉल है पिचबॉल ए, सबसे पहले तो इस पे देखें कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये वेट क्या करेगा, ये बॉल ए को नीचे लाने की कोशिश करेगा। और कोई फोर्स, जाहिर सी बात है और कोई फोर्स नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस mg को हम बैलेंस करें, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करे, तभी ये बॉल ए जो है अपनी जगह पे स्थिर रह पाएगा। तो ये जो फोर्स है ये कहां से आएगा, ये फोर्स जो है वो बी एक्सर्ट करेगा ए के ऊपर। कौन एक्सर्ट करेगा, बी एक्सर्ट करेगा ए के ऊपर। और जाहिर सी बात है वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी अगर Fe बिकम्स इक्वल टू mg, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बॉल स्थिर रहेगा। अब ध्यान से जरा देखिए, ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, +5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। अगर आप बी को नेगेटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा, बी ए को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा और mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो क्या होगा, ए नीचे चला आएगा। यानी अगर हम नेगेटिव चार्ज बी को देते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो यानी नेचर ऑफ द चार्ज जो बी को हमें देना है वो कैसा चार्ज देना है, पॉजिटिव। क्योंकि जब हम पॉजिटिव देंगे तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज गिवन टू बी इज पॉजिटिव। एक चीज तो हमें पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता करना, और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे। तो हम लिखेंगे Fe इज इक्वल्स टू mg। फोर्स यहां पे क्या है, K इंटू क्यू। क्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू इस पे अननोन चार्ज है, मान लीजिए कैपिटल क्यू, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको हमने मीटर में लिया है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो ऐसा यूनिट में हम रखेंगे। मास कितना है, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहां से हमें Q मिल जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर यानी 25 और ये हो गया 10 टू द पावर -4। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है k यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -8। ये हमारा Q का वैल्यू दे देगा। अब इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहां से कैंसिल हो जा रहा है 5, ठीक है। 8 5 40, 40 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4, ये हो गया 10 टू द पावर -6। ये -8 जब ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 8 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब 9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कुल मिला के अगर आप देखें सॉल्व करें तो ये आ रहा है 10 टू द पावर -7 यूनिट हो गया आपका कूलम। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 4.44 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। सो दोनों आंसर आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में आपको बी पे पूछा गया था नेचर ऑफ चार्ज, तो नेचर ऑफ चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारा 4.4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। बोर्ड पे आप देख सकते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ जो है वो है L, और उसके तीनों वर्टिसेस पे A, B और C पे +Q चार्ज रखा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी इस पूरे सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब हम समझें। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि चार्जेस जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रहें, यानी वो कहीं मूव ना करें। तो सवाल उठता है कि मूव वो किस कंडीशन में नहीं करेगा। तो अगर किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो फिर वो चार्ज अपने जगह को छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, अगर हम कुछ ऐसा करें कि इन चार्जेस पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए किसी एक वर्टेक्स को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि बाकी वर्टेक्स के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो किसी एक वर्टेक्स को अगर पहले हम समझें कि अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो C पे जो चार्ज है हम उसको कंसीडर करें, तो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसका डायरेक्शन ये होगा, और इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन C बिकॉज ऑफ द चार्ज एट C। ठीक उसी तरीके से इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, F C B। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों फोर्सेस F C B
और एफ सी ए इनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितने के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच सेपरेशन क्या है, एल का है। तो यानी सी पे जो चार्ज है उस पे ये दो फोर्स एक्ट कर रहा है। सेम चीज यहां ए पे भी होगा, सेम बी पे भी होगा। तो अब अगर इन दोनों फोर्सेस को देखें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उस रिजल्टेंट को अगर हम नाम दें एफ आर तो इस डायरेक्शन, यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम में ये नहीं हो सकता, ना ही सी पे जो चार्ज है वो हो सकता है, ना ही बी पे, ना ही ए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में हो तो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करना चाहिए, जो इस फोर्स को बैलेंस करे, यानी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक फोर्स मान लेते हैं एफ डैश एक्ट करना चाहिए ताकि ये दोनों, अब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स चाहिए तो इसके सेंट्रॉइड पे हम एक चार्ज क्यू रखते हैं। अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव को वो रिपेल करेगा, यानी इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। तो फिर से वही चीज हो जा रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर क्यू को हम नेगेटिव रखें तो ये क्यू क्या करेगा, इस स्मॉल क्यू को अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट मीन्स यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नेट जीरो हो जाए। तो ये हमारा पूरे सवाल का कंसेप्ट है। अब इस पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए हमने एक चीज तो निकाल लिया है। दूसरा चीज हम क्या करते हैं जो हमें कैलकुलेट कर लेना है वो ये है कि एफ आर क्या होगा। तो एफ आर, ध्यान दीजिए, ये एफ आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ सी ए, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, एफ सी ए कॉस 30 डिग्री प्लस एफ सी बी कॉस 30 डिग्री। क्यों मैंने इसको 30 डिग्री दिया है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जो मीडियन होता है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये 30-30 वर्टिकली ऑपोजिट होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एफ आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉस 30 होगा √3/2, यानी ये आ जा रहा है आपका के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू √3। ये हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गया, ये एफ आर का मैग्नीट्यूड। अब हमें करना क्या है, हमें एफ डैश के साथ इस एफ आर को इक्वेट करना है। तो एफ डैश निकालने के लिए जो है हमें सीओ का लेंथ पता होना चाहिए। सीओ का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले तो जो है हम सीएम निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है, तो सबसे पहले जो है आप लिख सकते हो कि cos 30 डिग्री इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं,
दिस इज 90 डिग्री। दिस इज बेस बाय, यानी बेस हो गया आपका CM बाय हाइपोटेन्यूज यानी BC। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि CM इज BC यानी L cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री √3/2 L। अच्छा, OC क्या है? OC जो है इट इज 2/3 ऑफ CM, क्योंकि हम सब जानते हैं सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है, 1:2 के रेशियो में बांट देता है। तो अगर हम इसमें पुट करें तो OC आपको क्या मिल जाएगा? 2/3 ऑफ CM की वैल्यू है √3/2 L, और ये हमारे पास क्या आ जा रहा है? L/√3। तो हमारे पास OC भी आ गया। अब हम लोग जो है F डैश को FR से इक्वेट कर सकते हैं। F डैश इज इक्वल टू FR। F डैश क्या होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा, तो कि न्यूमरेटर में चला गया। और FR K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर √3। सिंप्लीफाई करते हैं, K और K कैंसिल हो गया, ये Q ये कैंसिल हो गया, L स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी Q इज इक्वल्स टू Q √3/3, यानी आप कह सकते हो Q बाय √3। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। यानी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सेंट्रॉइड पे हम नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू Q/√3। तो ये आपका जो था दूसरा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।